नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करा रही थी। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो स्टडी कर रहे थे वो मैंने आप लोगों को ऑपरेटर कंप्लीट करा दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट्स कंप्लीट करा दिए हैं। आज की क्लास में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस स्टडी करेंगे। इस क्लास में मैं आप लोगों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस टाइम इंडिपेंडेंट कराऊंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस टाइम डिपेंडेंट करवाऊंगी। हम दोनों ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट स्टडी कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम जो स्टडी करेंगे आज वो पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो आप लोग, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जब उन्होंने ड्राइव की, श्रोडिंगर ने ये जो वेव इक्वेशंस ड्राइव की थी ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए ड्राइव की थी। पहली बात, ये इक्वेशंस किसके लिए थी? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दूसरी बात, इन्होंने ये जो वेव इक्वेशंस कैलकुलेट की जो क्वांटम पोस्टुलेट्स के ऊपर आधारित है, क्वांटम पोस्टुलेट्स पे आधारित है, ये इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए इन्होंने दो इक्वेशंस को यूज किया। पहली इक्वेशन क्लासिकल वेव इक्वेशन यूज की और दूसरा इन्होंने डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ली। डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर होता है। इन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से लाइट जो है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों ही नेचर शो करती है, वैसे ही पार्टिकल्स भी या मैटर भी दो नेचर शो करता है। ये वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मास बढ़ेगा तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। इन्होंने एक इक्वेशन निकाली थी डी ब्रोगली ने, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब m की वैल्यू मैं बढ़ा दूंगी तो ओवरऑल ये कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ये ओवरऑल वैल्यू बहुत कम हो जाएंगे तो जिन मैटर का साइज बड़ा होता है वो केवल और केवल पार्टिकल नेचर ही शो करता है। वो शो तो वेव नेचर भी शो करता है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो वेव्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ही माइनर हो जाती है, वो हमें ऑब्जर्वेबल नहीं होती है। क्लियर? तो ये जो ड्यूअल नेचर हम स्टडी करते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा स्मॉल पार्टिकल है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लाइट वेव के साथ, ये पार्टिकल नेचर के साथ साथ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स हमारा स्मॉल पार्टिकल है तो ये पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या बिहेव करेगा? वेव नेचर भी शो करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब ये पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो करते हैं। अब वेव नेचर शो करेंगे तो इनके साथ एक वेव फंक्शन जुड़ा हुआ होगा। उस फंक्शन को ड्राइव सबसे पहले श्रोडिंगर ने किया था, इसलिए इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमें दो टाइप से मिलती है, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन आपका टाइम एज वेल एज
डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है। तो श्रोडिंगर ने जो एक वेव इक्वेशन निकाली, श्रोडिंगर ने यहाँ पे एक वेव इक्वेशन निकाली, वो तो टाइम इंडिपेंडेंट थी, और दूसरी वेव इक्वेशंस कैलकुलेट की वो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, इसको हम क्या कह सकते हैं, पोजीशन, पोजीशन इंडिपेंडेंट थी, मींस टाइम पे डिपेंडेंट थी। तो इसीलिए हम श्रोडिंगर की दो वेव इक्वेशंस स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो वेव फंक्शन होता है ये टाइम का भी फंक्शन होता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है और पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो एक को कांस्टेंट करके इन्होंने दूसरे के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन कैलकुलेट किया, तो जो टाइम के रेस्पेक्ट में फंक्शन कैलकुलेट किया वो पोजीशन से इंडिपेंडेंट रहेगा, और जो पोजीशन के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन कैलकुलेट किया वो टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा। आज हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। देखो, श्रोडिंगर ने ये कहा कि इन इलेक्ट्रॉन्स में जो वेव्स क्रिएट हो रही हैं ये वेव्स वैसी ही होती हैं जैसी हम किसी रस्सी के दोनों पॉइंट्स को टाइट बांधने के बाद उसको छोड़ते हैं तो उनमें जो वेव्स क्रिएट होती है वैसी ही, इस तरीके की जो वेव्स क्रिएट होती हैं वैसी ही वेव्स इन इलेक्ट्रॉन्स में क्रिएट होती हैं। आपने सोमरफेल्ड मॉडल पढ़ा होगा, वहां पे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियाई के चारों ओर कुछ इस तरीके की वेव्स बनाते हो आप, ऐसे करके कि भाई इनका जो पाथ है वो इस तरीके का पाथ होता है, ऐसा पाथ। अब इसको मैं इस तरीके से मूव करते हैं, इसको ये इलिप्टिकल फॉर्म में मूव करते रहते हैं, तो इस तरीके की वेव्स इनके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। क्लियर? तो इन्होंने क्या माना, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव्स हैं वो होती हैं लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जब मैं रस्सी के दोनों एंड्स को बांध दूं खींच के और उसको पकड़ के खींचने पे जो वाइब्रेशन, जो वेव्स क्रिएट होती हैं वैसी ही वेव्स इन इलेक्ट्रॉन्स में क्रिएट होती हैं। क्लियर? ये रस्सी है, इसके दोनों एंड्स को हमने बांध दिया, इसको मैंने पकड़ के यहां तक खींचा तो इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक। इसका जो वेव फंक्शन फाई होता है, ये वेव फंक्शन होता है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, टाइम और पोजीशन का फंक्शन, एफ एक्स इंटू जी टी। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है पोजीशन के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन, और जीटी क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन। क्लियर यहां तक? इस इक्वेशंस नंबर 1 दे दी। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पहले क्लासिकल वेव इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। तो क्लासिकल वेव इक्वेशंस में भी क्या माना कि इलेक्ट्रॉन्स में जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो वैसी ही वेव्स होती हैं जैसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर होती हैं। क्लियर? फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग या लाइट या साउंड, इनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव इक्वेशन दी गई, एक जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन दी गई। वो वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये थी 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं इस इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स के लिए डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, डेल स्क्वायर फाई
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं और इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये इक्वेशन किसके लिए आ जाएगी, क्लासिकल वेव इक्वेशंस, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेव इक्वेशन आ जाएगी। और ये कैलकुलेट करने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगी। क्लियर यहां तक? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो टाइम के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू, टाइम के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या वैल्यू कैलकुलेट की गई थी क्लासिकल वेव इक्वेशंस में, gt, ये होता है a sin ओमेगा t, जहां ओमेगा जो है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। भाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में, तो ये ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। और इस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, उनके मूव करने की फ्रीक्वेंसी है। तो और ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट, और ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। यहां तक क्लियर? अब इस GT की वैल्यू, GT हमारे पास क्या बन गया, GT बना A sin 2 पाई न्यू टी। इस GT की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास 3rd। इस GT की वैल्यू मैं उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूं और फिर उसके बाद मैं इसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल करूंगी और एक बार x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल करूंगी। चलो पुट द वैल्यू ऑफ gt from equation 3rd into equation 1. Put the value of gt from equation 3rd into equation 1, we get क्या होगा, phi xt किसके इक्वल होगा, fx एज इट इज, और gt की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं a sin 2 पाई न्यू टी। अब मैं, ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 4। अब इस 4 इक्वेशंस का यूज करके मैं इसका डिफरेंशियल करूंगी टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशियल इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल, मैं यहीं पे लिख देती हूं डबल, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। डबल डिफरेंशियल, पहले इसका करो डेल फाई अपॉन डेल टी, एक बार डिफरेंशियल किया मैंने एफ एक्स। जब भी हम डिफरेंशियल करेंगे तो यदि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, और जब हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो टाइम का जो फंक्शन है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अभी हम इसका किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए एफ एक्स जो पोजीशन के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन है वो कांस्टेंट है, एफ एक्स एज इट इज। ए भी आपका क्या है, कांस्टेंट, ये भी एज इट इज। और साइन का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है कोस, आपको याद रखना है साइन थीटा, इसका डिफरेंशियल होता है कोस थीटा। तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है, कोस, ये रहा थीटा,
2 पाई न्यू टी। अब देखो ये 2 पाई न्यू और इनटू में टी, टी क्या है हमारा फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, मीन्स ये भी वेरिएबल है, तो इसका फिर से होगा क्या होगा इनटू में 2 पाई न्यू। क्लियर? डबल डिफरेंशियल करेंगे, दोबारा डिफरेंशियल करो, डेल 2 पाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये क्या होगा एफ एक्स कॉन्स्टेंट एज इट इज, ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, 2 पाई न्यू कॉन्स्टेंट, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट इनटू 2 पाई न्यू कॉन्स्टेंट। क्लियर यहां तक? अब कोस का जब हम करते हैं, कोस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आ गया माइनस साइन 2 पाई न्यू टी, फिर से इस 2 पाई न्यू इंटू टी, टी क्या है वेरिएबल, फिर से इसका होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पाई न्यू। तो आपके पास क्या बना, मैं इन सबको इरेज कर देती हूं, यहां से आपके पास आ गया डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये आ गया ए इनके साथ ही लिखेंगे 2 पाई न्यू और 2 पाई न्यू क्या है 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, एफ एक्स और ए माइनस मैंने बाहर लिख दिया, यहां पे ये माइनस बाहर लिख दिया, ए साइन 2 पाई न्यू टी, ए साइन 2 पाई न्यू टी क्या था आपका जीटी, जीटी की वैल्यू थी आपके पास ए साइन 2 पाई न्यू टी, यही वैल्यू थी जीटी की इक्वेशन थर्ड में, वो वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मेरे पास डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई माइनस 4 पाई की स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आप 5। हमने डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। आपके पास वेव फंक्शन फाई एक्स टी क्या था एफ एक्स इंटू जी टी, इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रही हूं मैं। इस इक्वेशंस का मैं वापस से इक्वेशन 1 का मैं डिफरेंशियल कर रही हूं, डबल डिफरेंशियल, किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन के रेस्पेक्ट में, डबल डिफरेंशियल with respect to position, with respect to position, पोजिशन के रेस्पेक्ट में करो, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स पोजिशन के रेस्पेक्ट में किया इसलिए मैंने नीचे एक्स स्क्वायर लिखा। क्लियर? जीटी हमारा कांस्टेंट, जीटी एज इट इज डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू पुट कर दो आपकी जो जनरलाइज्ड इक्वेशन थी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जनरलाइज्ड इक्वेशन थी आपके पास डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, हो सकता है आपकी बुकों में सी स्क्वायर मिले, हो सकता है आपकी बुकों में वी स्क्वायर मिले, एक ही बात है, लाइट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी की बात करेंगे। क्लियर? डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, यही वैल्यू थी, इक्वेशन नंबर 1 था नहीं 2 थी, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। उस इक्वेशन नंबर 2 में
आपको डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 6 से पुट करनी है और डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 6 and del square phi upon del t square from equation 5 into equation 2 पुट करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीटी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू है 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारे पास -4 पाई की स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। अब देखो जीटी से जीटी कैंसिल आउट, भाई जीटी इधर भी है और इधर भी है, इसीलिए जीटी क्या होगा, कैंसिल आउट, और आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा माइनस में बाहर लिख लिया 4 पाई की स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इसको वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, एफ एक्स। मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर इधर की साइड लेके आऊं और इक्वल टू 0 लगा दूं, तो ये मेरे पास वेव इक्वेशन आएगी, क्लासिकल वेव इक्वेशंस। अब देखो वेव फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं, तो मैं इस फंक्शन एफ की जगह क्या पुट कर दूंगी, साई पुट कर दूंगी। तो मेरे पास फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्लासिकल वेव इक्वेशन, और ये जो वेव इक्वेशंस ड्राइव की थी ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये साइनोसिडल ने ड्राइव की थी, इसलिए ये इक्वेशन साइनोसिडल वेव इक्वेशन भी कहलाती है। आप बीएससी थर्ड ईयर में इसको पढ़ चुके होंगे। क्या होगा, एफ की जगह हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, साई फंक्शन यूज करेंगे केवल। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मैं इसको यहां लेके आऊं तो प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का था, इक्वल साइन के इधर आएगा प्लस का आएगा, 4 पाई की स्क्वायर न्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा, साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 7 आ गई। क्या है ये, क्लासिकल वेव इक्वेशन। ये वन डायरेक्शन में है, हमारा इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसके लिए क्लासिकल वेव इक्वेशंस क्या हो जाएगी, उसके लिए क्लासिकल वेव इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई की स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब देखो हमने एक गलती कर दी, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं की। वी लाइट वेलोसिटी क्या होगी आपकी, v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, न्यू अपॉन लैम्डा, v होता है न्यू अपॉन लैम्डा। सॉरी, v होता है न्यू इंटू लैम्डा, v होता है न्यू इंटू लैम्डा। ये v वेलोसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, मेरे पास v स्क्वायर है तो v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर,
ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, उसके बाद जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आपकी क्लासिकल वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई की स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब इस v स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू क्या पुट करूंगी, न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इस न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्लासिकल वेव इक्वेशंस जो आई है वो ये वेव इक्वेशन आई है। कौन सी वाली, ये वाली, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई की स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली, क्लासिकल वेव इक्वेशन। अब हम इस क्लासिकल वेव इक्वेशंस में यूज करेंगे क्या, पोस्टुलेट्स, वो डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस का यूज करेंगे। देखो कहां से कैसे यूज करेंगे। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आप 8 नंबर। अब टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, हम ये वैल्यू निकालेंगे यहां से 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर रही हूं, ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इस काइनेटिक एनर्जी को इधर ले लूं, पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैपिटल V से डिनोट करती हूं, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हो गई, E माइनस वी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो इस काइनेटिक एनर्जी की मैं पूरी वैल्यू यहाँ पे ड्राइव करवा रही हूँ, जिसमें हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस यूज करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है, इस इक्वेशंस को मैं ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, और मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम p, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। अब हम यूज करेंगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को नंबर देते जाओ, ये 8 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 9 और ये इक्वेशन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, डी ब्रोगली ने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब यहाँ पे हमारे पास P है, P की वैल्यू कैलकुलेट कर लू मैं, यहाँ पे P को इधर भेजूं तो P मेरे पास आ गया H अपॉन लैम्डा। क्या आ गया, H अपॉन लैम्डा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन नंबर 11। अब 11 और 10 इक्वेशंस का यूज करेंगे हम, और काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, P की वैल्यू है H अपॉन लैम्डा, तो P स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, H स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एम, एम एज इट इज। इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 12 में से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 12 इनटू इक्वेशन 9 में पुट करो, क्या आएगा,
1/2 m लैम्बडा स्क्वायर, ऊपर है h स्क्वायर, ये इक्वल टू है E माइनस वी। अब देखो ये इक्वेशन नंबर हो गई, इक्वेशन नंबर मत दो। अब देखो आपको क्या इक्वेशन निकालनी है, आपको निकालना है 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू। क्या निकालनी है? 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशंस का यूज करके। ये जो इतना काम किया है ना हमने, ये किसके लिए किया है? 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया है। क्लियर? तो 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर तो मैं इधर रख दूं, और बाकी का जितना भी पोर्शन है ये एच स्क्वायर अपॉन 2m ये इधर भेज दूं, तो आपके पास 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2m, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर ई माइनस वी, और इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 13। और ये जो वैल्यू है 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 13 से किसमें पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दो। ये काम किया था डी ब्रोगली ने, ये इक्वेशन यूज की थी, और ये काम किया था श्रोडिंगर ने। क्या किया था? ये क्लासिकल वेव इक्वेशन यूज की थी। ये क्लासिकल वेव इक्वेशन किसने ड्राइव की थी? साइनोसिडिल ने। इसलिए इस इक्वेशंस को साइनोसिडिल वेव इक्वेशंस भी कहते हैं। डी ब्रोगली ने तो इस इक्वेशंस और इसके बाद वाला काम किया, श्रोडिंगर ने, सॉरी बार बार डी ब्रोगली का नाम आ रहा है। श्रोडिंगर ने क्लासिकल वेव इक्वेशंस और डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस का यूज किया। अब रख दो वैल्यू पुट, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूं 2m एच स्क्वायर ई माइनस वी, और क्या आएगा 4 पाई की स्क्वायर साई इक्वल टू 0। भाई 4 पाई स्क्वायर साई तो ऐसे कैसा, वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करो 4 और 2 कितना हो गया 8। मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रही हूं इक्वेशंस को, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 4 इंटू 2 8। फिर क्या मैं पाई स्क्वायर को बाहर लिख लूं, पाई स्क्वायर को पहले लिख दूं, m एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यहां ई क्या है? टोटल एनर्जी, V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। आगे मैं इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का यूज करूंगी 1D बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वेव इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए E क्या है? टोटल एनर्जी, V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इस इक्वेशंस में मैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। अब देखो इसको डिफरेंट फॉर्म में हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, है ना, 2-3 ऑपरेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इनटू में साई प्लस 8 पाई की स्क्वायर m एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। इसको मैं लिखूंगी डेल स्क्वायर लैप्लासे ऑपरेटर से। ये क्या होता है? लैप्लासे ऑपरेटर डेल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डेल स्क्वायर साई, ये पूरा का पूरा डेल स्क्वायर बन गया, फिर साई प्लस में 8 पाई की स्क्वायर m एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब एक फॉर्म ये है। अब हम बार बार ऑपरेटर की बात कर रहे थे, हैमिल्टन ऑपरेटर H साई इक्वल टू ई साई।
इस फॉर्म में लिख रहे थे, जो कि हम कह रहे थे एनर्जी जो है वो आइगन एनर्जी है, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को इस फॉर्म में भी बनाते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, देखो आप, डेल स्क्वायर साई ये इक्वल टू हो गया -8 पाई की स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0। यही हुआ, इस पोर्शन को मैंने 0 के इधर ले लिया। अब नेगेटिव साइन के साथ साथ ये वाला पूरा पोर्शन इधर लेके जाओ, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स आपके पास आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर m कैसा माइनस का डेल स्क्वायर साई ये इक्वल टू होगा e माइनस वी साई। इस साई को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा e साई माइनस वी साई, ये वैल्यू आ गई, ये तो इधर एज इट इज रहेगा माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई। यहां से पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट v साई ये इधर लेके जाओ, जैसे इधर लेके जाओगे ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई प्लस v साई ये इक्वल टू आएगा e साई। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साई कॉमन आ रहा है, साई को बाहर लिख दो, माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v और बाहर क्या आ गया साई इक्वल टू ई साई। ये जो है ये पूरा का पूरा ऑपरेटर किस पे लग रहा है, वेव फंक्शन पे लग रहा है, और इस ऑपरेटर को हैमिल्टन ऑपरेटर कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v। तो मेरे पास क्या आ गया, h ऑपरेटर वेव फंक्शन e वेव फंक्शन, ये क्या कहलाएगी आइगन इक्वेशंस भी कहते हैं हम इसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी है। कहां से ड्राइव की थी, श्रोडिंगर से, इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसकी फॉर्म में, आइगन इक्वेशंस की फॉर्म में। ये क्या है आइगन वैल्यू, ये क्या है आइगन फंक्शन, h ऑपरेटर क्या है आइगन ऑपरेटर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे। ये वेव इक्वेशंस कौन सी थी, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।